नमस्कार किसान भाइयों, टमाटर की A to Z खेती की जानकारी वाले इस पांचवें भाग में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस पांचवें भाग के अंदर हम जानने वाले हैं कि टमाटर की खेती के अंदर ड्रेंचिंग कौन कौन सी करे, कैसे करे, ड्रेंचिंग क्या होता है, उसका महत्व क्या है, इन सभी के बारे में तो हम जानने वाले। लेकिन साथ साथ हमने 4 भागों में मतलब टमाटर के A to Z खेती वाले 1 से लेकर 4 भागों में प्लांटेशन तक आपको A to Z जानकारी दी है। तो अगर आपने वो भाग नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख लेना, बाद में ये भाग देखेंगे तो और भी अच्छा समझने में आपको जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि यार ड्रेंचिंग मतलब क्या होता है। पहले तो यही जान लेते हैं कि ड्रेंचिंग क्या होता है। आप सभी को पता है, लेकिन हम यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। तो ड्रेंचिंग क्या होता है, आप कौन सा भी प्रकार का न्यूट्रिएंट हो, कौन सा भी प्रकार का आपका टॉनिक हो, कौन से भी प्रकार का फंजीसाइड हो, या फिर कौन सा भी प्रकार का आपका इंसेक्टिसाइड हो, तो इन चारों को एक साथ मिलाकर, या फिर कोई ऑर्गेनिक तत्व भी है जैसे कि आपका गुड़ हो गया, तो ऐसे तत्वों को मिलाकर आप अगर उसको जड़ों के सानिध्य में, एरिया में देते हो, वो पानी का घोल बनाकर, तो उसे हम ड्रेंचिंग कहते हैं। अभी आप कहोगे कि यार मैं ड्रिप के माध्यम से कुछ मिक्सिंग करके देता हूँ तो वो भी ड्रेंचिंग हुआ क्या, तो उसे हम इनडायरेक्टली ड्रेंचिंग कहेंगे। मतलब ड्रेंचिंग का मतलब यही होता है कि फसल के रूट जोन में आपकी जो भी दवाई है वो पहुंचनी चाहिए, यही इसका एक लॉजिक होता है। तो ड्रेंचिंग तो हमने समझ लिया। अभी ड्रेंचिंग का महत्व क्या है ये समझ लो। ड्रेंचिंग हमें क्यों करनी चाहिए। अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार इतना क्या है इसमें ड्रेंचिंग अभी नहीं करूंगा मैं ड्रेंचिंग, बोलो क्या करेंगे, क्या होने वाला है मेरे फसल को। तो ऐसी बात नहीं है। ड्रेंचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए ठहरती है क्योंकि हम ऊपर की तरफ जो भी एक स्प्रेइंग करते हैं, तो वो स्प्रेइंग का जो डोज रहता है, वो डोज आपके फसल के लिए सिर्फ 8 दिनों के लिए कार्य करता है। पहला पॉइंट, 8 दिनों के ऊपर उसका कार्य नहीं होता है। 8 से 10 दिनों का रेसिडुअल एक्टिविटी हम एवरेज में मान के लेते हैं। ओके। और दूसरी बात क्या होता है कि जब भी आप स्प्रेइंग करते हो तो 100% कवरेज भी नहीं होता है। मतलब आप जो दवाइयाँ स्प्रेइंग कर रहे हो वो पूरा का पूरा कैनोपी के अंदर एक सामान नहीं जाता है, एक बाजू से ज्यादा जाता है, दूसरे बाजू में थोड़ा कम रह जाता है। तो 100% कवरेज ना होने के कारण उसका 100% रिजल्ट भी आपको पौधों में नहीं दिखाई देता है। तीसरा बात ये होता है कि आप जो भी एक स्प्रेइंग करते हो, तो स्प्रेइंग करने के बाद आपको बार बार स्प्रेइंग करके जो समय और जो पैसों का जो भी खर्चा आता है वो ज्यादा आ जाता है। और स्प्रेइंग बारिश के दिनों में आप लगातार नहीं कर सकते, समझ रहे हो। बारिश अभी देखो 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही है, तो आपका पौधा रिस्क जोन में आ जाता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए आप स्प्रेइंग भी नहीं कर सकते। तो वहां पे एक डस्टिंग वाला रास्ता है, लेकिन इसके बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप चाहो तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा कि टमाटर की खेती में डस्टिंग। चलो इसी वीडियो में हम लास्ट में ये डस्टिंग वाला पॉइंट भी ले लेते हैं, तो थोड़ा उसको साइड में रख लो। तो इमरजेंसी के सिचुएशन में आपके पौधे को प्रोटेक्शन देने के लिए ड्रेंचिंग का माध्यम बहुत ही अच्छा ठहरता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ऐसा होता है कि जब आप स्प्रेइंग करते हो तो स्प्रेइंग में अगर ऊपर की पत्तियों की तरफ ही अगर आपकी दवाई उड़ी है या फिर स्प्रेइंग का कवरेज हुआ है, तो उसमें अगर एक्रोपेटल एक्शन हुआ, एक्रोपेटल यानी कि सिर्फ ऊपर की तरफ जा सकता है, जाइलम एक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जाने से सिर्फ ऊपर की पत्तियों को प्रोटेक्शन देगा, नीचे की तरफ फ्लोएम एक्शन नहीं है तो वो भी दिक्कत आता है आपके फॉलियर एप्लीकेशन यानी कि स्प्रेइंग में। तो इस तरीके से ड्रेंचिंग का महत्व बहुत ज्यादा बन जाता है, क्योंकि ड्रेंचिंग में जो भी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड नीचे से जाते हैं, वो सभी के पौधे के कोने कोने को, अगर सिस्टेमिक दवाई है उसमें, तो वो पूरे पौधे के कोने कोने को प्रोटेक्शन दे देता है। और अगर कोई कीटक होगा तो उसे भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर लिप माइनर का अटैक हुआ, अब लिम्प्लेक्सी का ड्रेंचिंग करते हो, लिप माइनर 1 महीने के लिए गायब हो जाता है। आपने तो एक्सपीरियंस भी किया है, अनुभव भी किया है। तो इस तरीके से आपका ड्रेंचिंग का महत्व है, और ड्रेंचिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट इस टमाटर की फसल के अंदर रहती है। अभी हम जानेंगे सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक ड्रेंचिंग। ओके, ऑर्गेनिक ड्रेंचिंग मतलब समझ रहे हो, कुछ भी आपका खली हो गया, गुड़ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ऑर्गेनिक ड्रेंचिंग के अंदर कोई पदार्थ हो सकता है ऑर्गेनिक वाला,
खली हो गया, गुड़ हो गया, इस तरीके से, या फिर सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जिसे अंग्रेजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हो। तो ओके, तो पदार्थ आप खली का, गुड़ का और सूक्ष्म जीव के साथ उसको कॉम्बिनेशन करके जब आप ड्रेंचिंग करते हो तो उसके अव्वल रिजल्ट आते हैं। तो अभी आप कहोगे कि यार ऑर्गेनिक वाला ड्रेंचिंग को कब करना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात रहती है। तो मेरे हिसाब से जब आप ड्रेंचिंग करते हो तो वो पौधों के इसी जोन में करते हो, ठीक है। तो इस जोन में आप जब ड्रेंचिंग करते हो तो इस जोन में ड्रेंचिंग करते हो तो आपको यह सवाल आ रहा है कि पहले ऑर्गेनिक की ड्रेंचिंग करें प्लांटेशन के बाद या फिर केमिकल की ड्रेंचिंग करें। तो अगर हम यहाँ पे केमिकल की ड्रेंचिंग करते हैं, सबसे पहले समझ लो कि यार 5वें दिन पे मैंने कॉपर सल्फेट हो गया या फिर 22 का ड्रेंचिंग कर लिया, फिर मेरे को किसी दुकानदार ने या फिर किसी मित्र ने बोला यार इस कंपनी का बैक्टीरिया बहुत बढ़िया है, पीएसबी केएसबी, इसका इस्तेमाल कर ले, तेरा फसल बहुत अच्छा आएगा। तो वो सांप का या फिर किसी केमिकल का ड्रेंचिंग करने के बाद फिर से अगर मैं वहां पे अगर ऊपर से कोई भी सूक्ष्म जीव वाला ड्रेंचिंग करता हूँ तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका केमिकल फैला हुआ है पहले से ही, और ऊपर से ये सूक्ष्म जीव जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको सही तरीके से अगर ऑर्गेनिक का रिजल्ट केमिकल फार्मिंग के अंदर 50-50% वाली खेती के अंदर आपको पाना है तो सिंपली आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप सूक्ष्मजीव पीएसबी, केएसबी, ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा जो भी आप इस्तेमाल करने वाले होंगे उसको क्या करना है, प्लांटेशन से पहले तो ज्यादा केमिकल जमीन में रहता ही नहीं, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्लांटेशन करने के बाद अगर पहला ड्रेंचिंग अगर आपने इस सूक्ष्मजीव और खली गुड़ का अगर किया तो यहाँ पे फायदा ऐसा हो जाएगा कि यह सॉल्यूशन जाने के बाद यहाँ पे केमिकल नहीं है तो इनको बढ़ने के लिए यहाँ पे आसानी हो जाती है, और आसानी होने के बाद जितनी नमी जमीन में है, जितनी नमी जमीन में, आप देखो सूक्ष्मजीव एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से जा सकते हैं या फिर थोड़े देर के बाद वो पहुंच सकते हैं। तो आपको एक बात पता होगी कि यार आप सूक्ष्मजीव का ड्रेंचिंग करेंगे, आपका बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई भी फंगस का बेनिफिशियल वाला, उसका ड्रेंचिंग करने के बाद उसका प्रोडक्शन होने लगेगा, वो उसका मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा। तो वो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो मिट्टी के अंदर चारों बाजू में फैल जाएगा, और फिर बाद में आपने इसके ऊपर केमिकल का भी ड्रेंचिंग कर दिया तो यार मर के कितना मरेगा, इतने एरिया में मरेगा, बाकी के एरिया में जिंदा रहेगा। अभी कुछ लोग सवाल करेंगे यार केमिकल से तो पूरा केमिकल का ड्रेंचिंग करते हैं तो पूरा का पूरे जमीन के अंदर का फंगस खत्म हो जाता है, सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी चीज क्यों नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सूक्ष्म जीव आप किसी कहते हो पीएसबी हो गया, केएसबी हो गया, ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा को कहते हो, उसी तरीके से विल्ट हो गया, डायबैक हो गया, ये भी एक तरह का फंगस है। अगर विल्ट डायबैक का अटैक होने के बाद हम केमिकल का ड्रेंचिंग करने के बाद भी उसका कंट्रोल 100% नहीं होता है तो बेनिफिशियल आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस जमीन में रहने के बाद आप केमिकल का ऊपर से ड्रेंचिंग करोगे तो फिर उसका भी वो खात्मा कर सकता है। कि ये मेरा सवाल है आप लोगों से, जिसको पता होगा वो कमेंट में जरूर बताना। तो ये ऑर्गेनिक ड्रेंचिंग इस तरीके से इंपॉर्टेंट रहती है। अभी आपको एक बात यहाँ पे संभल कर चलना है कि ऑर्गेनिक ड्रेंचिंग के अंदर जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, सूक्ष्मजीव और पदार्थ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई और पदार्थ यानी कि गोबर का खाद, वो भी पदार्थ के अंदर ही आ जाएगा। तो गोबर का खाद, खली, गुड़ और सूक्ष्मजीव, इनका इस्तेमाल करते वक्त आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे गोबर की खाद के अंदर आपका माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, केएसबी जैसे बैक्टीरिया भी अच्छे से फल फूल सकते हैं, उसी तरीके से वो खाना बाकी के, मतलब ये मित्र जीव हो गए आपके, तो शत्रु जीव भी आपके कौन से विल्ट हो गया, डायबैक। तो अगर आप इन पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले होंगे, गुड़, खली, गोबर की खाद जैसे, तो उनका इस्तेमाल करते वक्त आपको ये सावधानी बरतनी है कि उनको सिंगल नहीं देना है। क्योंकि क्या हो जाएगा पता है, अगर आपने सिर्फ खली का पानी डाला, गुड़ का पानी डाला या फिर गोबर की खाद का स्लरी डाल दिया और उसमें किसी भी प्रकार का सूक्ष्मजीव नहीं डाला या फिर मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट डाल दिया, और आपके फसल के अंदर कहीं भी विल्ट या फिर डायबैक का कोई भी फंगस अगर पनप रहा है तो उसको ये खाना मिल जाएगा और वो
बढ़ जाएगा और अटैक 2 गुना तेजी से हो जाएगा। मतलब करने क्या गए थे और हो क्या गया। तो इस तरीके से आपको सोच समझकर ड्रेंचिंग करनी है। ये पहली बात हो गई। सेकंड बात मैं आपको बताता हूँ कि ड्रेंचिंग करते वक्त आपको इस तरीके से सोचना है कि जब बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम में टमाटर की जैसी फसल बहुत नाजुक होती है, जड़ों के अंदर भी बहुत सेंसिटिव होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ड्रेंचिंग के माध्यम से अगर ज्यादा पैमाने पे खली, अमीनो एसिड्स, तरह तरह के टॉनिक हो गए या फिर गुड़ हो गए, उसका भी हद से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो फसल को जड़ों में भी नाजुकपन आके वहां पे विल्ट का भी अटैक हो सकता है। तो ये जो फ्यूजरेबल विल्ट है ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो इसमें भी अभी आपको ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनिक का ड्रेंचिंग कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। और हाँ, ऑर्गेनिक ड्रेंचिंग में आपको कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये बात अगर आपके ध्यान में आ गई तो हम चलते हैं केमिकल ड्रेंचिंग की तरफ। तो केमिकल ड्रेंचिंग हम क्यों करते हैं? तो केमिकल ड्रेंचिंग हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो भी कीटक है, जो भी रोग है, वो हमारे फसल के अंदर ना लगे। और इस केमिकल ड्रेंचिंग के अंदर हम फर्टिलाइजर को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सही है ना। हम एनपीके हो गया या फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया या फिर चिलेटेड जिंक, वो कैल्शियम, बोरान, ये कॉम्बिनेशन बनाकर ड्रेंचिंग में देते हैं। तो ये जो ड्रेंचिंग है ये हमें कब करनी चाहिए? इसका आंसर तो आपको ऑर्गेनिक ड्रेंचिंग में मिल गया है। प्लांटेशन होने के बाद 5वें दिन आपको ऑर्गेनिक वाला ड्रेंचिंग करना है और 10वें दिन आपको केमिकल प्लस फर्टिलाइजर वाला ड्रेंचिंग करना है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो पहले ड्रेंचिंग में क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से हमें टमाटर के खेती के अंदर जो पौधे का जो इंटरनोड है वो शॉर्ट रखना है। ये इंटरनोड है ये शॉर्ट रखना है। तो क्योंकि ये इंटरनोड जितना शॉर्ट रहेगा उतना ज्यादा फुटाव मिलेगा और जितना ज्यादा फुटाव मिलेगा उतने ज्यादा फूल मिलेंगे और फल तैयार होंगे उससे। तो ये इंटरनोड जितनी शॉर्ट, अभी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि यार देखो, अभी देखो ये एक पौधा है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है। तो मुझे एक बात बताओ कि आपने प्लांटेशन किया, प्लांटेशन के बाद आपको लगा कि यार मैं ड्रेंचिंग में इस तरीके से केमिकल दूंगा कि मेरा फसल तंदुरुस्त बन जाए, इतना हेल्दी बन जाए कि जल्दी से बड़ा हो और जल्दी फूल देने लगे। तो उसी कारणवश ये जो इंटरनोड है ये इंटरनोड का साइज लंबा होने लगता है। तो ये इंटरनोड ज्यादा लंबा हुआ तो क्या होता है, जो फुटाव बाद में आपको मिलने वाले होंगे वो कम मिलेंगे। अगर फुटाव कम मिला तो आपको फल फूल कम मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ज्यादा पौधा दौड़ाना नहीं है, उसमें संयम रख के आपको शॉर्ट इंटरनोड वाली चीजें करनी है, जो कि ड्रेंचिंग के अंदर भी आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसलिए हमने इसे यहाँ पे बोला है। तो शॉर्ट इंटरनोड का फायदा क्या है? जितने शॉर्ट इंटरनोड हो गए, मेरे हिसाब से 1 फीट के अंदर 8-9 इंटरनोड कम से कम टमाटर के फसल के अंदर होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा जाता है तो आपका इंटरनोड बहुत लंबा हो गया, आपका प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, कोटेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन करके है एक दूसरे का। तो ये इंटरनोड ज्यादा छोटे छोटे कर दिए तो इसका फायदा क्या होता है, इससे फुटाव ज्यादा मिलता है और जितना ज्यादा फुटाव उतना ज्यादा फूल। ये हमारा कॉमन वाला लॉजिक है। तो पहले केमिकल वाले ड्रेंचिंग में कौन सा वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें जिससे हमें इससे राहत भी मिले? तो इससे राहत मिले तो मेरे हिसाब से आपके लिए रोको सबसे बढ़िया रहेगा। पहले ड्रेंचिंग में आपको रोको का इस्तेमाल करना है। प्लस रोको से क्या होगा, फंगस का भी काम हो जाता है और वो ग्रोथ को थोड़ा सा दबा के रखता है। तो इससे आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होने लगेगी, शॉर्ट इंटरनोड कवर हो जाएंगे और शॉर्ट इंटरनोड हो गए तो उसके आगे का बताने की आपको जरूरत नहीं। अभी सेकंड वाला इंसेक्टिसाइड कौन सा लेना है? तो यार ज्यादा खर्चा नहीं करना है, प्रिवेंटिव में पहला ड्रेंचिंग है तो सबसे सस्ते में बढ़िया वाला हमारा टाटा मानिक यानी कि एसिटामाप्रिड को हम उठा लेते हैं। ओके, तो टाटा मानिक का भी हम ड्रेंचिंग करेंगे रोको के साथ। अभी एनपीके के अंदर कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे? तो ये आपके जमीन के ऊपर डिपेंड है। अभी जमीन के ऊपर कैसे डिपेंड है? अगर आपकी जमीन हल्की वाली मिट्टी वाली है जिसमें दो पौधा सिर्फ पानी से ही दौड़ता है, ऊपर बारिश का पानी भी गिर गया है तो पौधा एक दिन में ही दौड़ने लगता है, तो इसके साथ 52-34 लो।
तो इसके साथ आपको क्या लेना है, 52-34 लेना है। अगर आपके जमीन में पौधा ना ही ज्यादा दौड़ता है ना ही ज्यादा बैठता है, तो वहां पे बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए आप 13-40-13 का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके पौधे, आपके जमीन के अंदर आपके पौधे बहुत तेजी से बढ़ ही नहीं पाते, आप कितना भी कुछ दे दो वो बढ़ते ही नहीं, ऑलरेडी उनमें शॉर्ट इंटरनोड हो ही जाता है, तो वहां पे आपको क्या इस्तेमाल करना है, 1261 आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1261 से थोड़ा बहुत ग्रोथ भी हो जाएगा, इंटरनोड भी शॉर्ट रहेगा। तो इस तरीके से आपको रोको का इस्तेमाल करना है, टाटा मानिक और एनपीके आपको आपके जमीन के हिसाब से तय करना है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं बताने वाला एनपीके कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरे को मेरी जमीन समझ नहीं आती, तो आंख बंद करके अगर कुछ इस्तेमाल करना है तो 13-40-13 डाल दो, किसी भी जमीन में अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इन जड़ों को एक्टिव करने के, अभी देखो इतना मटेरियल हाथ से डाल रहे हैं तो उसमें और ज्यादा बेनिफिट लेना पड़ेगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल ना कर जी हाँ, आपने सही सुना, हम यहाँ पे ह्यूमिक एसिड आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको कौन सा वाला एसिड इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप फुलिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। फुलिक एसिड से क्या होता है कि जो जड़ों का विकास है बहुत तेजी से होता है, और फुलिक एसिड ह्यूमिक एसिड से ही बनाया जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप इंटरनेट पे कहीं पे भी जाके सर्च करके ये जानकारी जुटा सकते हो, मतलब उसका प्योर वर्जन है आपका फुलिक एसिड। मतलब आप रॉकेल और पेट्रोल के बीच में फर्क समझते हो, रॉकेल ज्यादा पावरफुल है या पेट्रोल, आप कहोगे यार पेट्रोल ज्यादा पावरफुल है, तो उसी तरीके से रॉकेल आपका ह्यूमिक एसिड और पेट्रोल आपका फुलिक एसिड होगा, ये इतना पावरफुल तरीके से काम करता है। लेकिन क्या होता है, कंपनी वालों ने यहाँ पे क्या गप्पा किया है कि फुलिक एसिड देते हैं तो ये कितना टका वाला देते हैं, 2%, 3% में कुछ नहीं होने वाला। तो आपको फुलिक एसिड किसी भी प्रोडक्ट में 50% से ऊपर वाला होगा, 80% वाला भी मैंने फुलिक एसिड देखा है। एक सोलिपिड कंपनी का आता है फुलिसोल के नाम से, तो आप किसी भी कंपनी का फुलिक एसिड लेते हो 80% वाला होगा तो और भी अच्छा। तो अगर आप फुलिक एसिड इस ड्रेंचिंग के माध्यम से डालते हो तो अच्छी बात है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, एनपीके और जड़ों को भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या होता है, इतना मेहनत करने के बाद भी आपको कई कबार रिजल्ट नहीं मिलता है और फिर से फंगस और इंसेक्ट का अटैक आपको आपके खेत में दिखाई देता है। तो ऐसा होता क्यों है, तो क्या होता है कि हमारे जमीन के अंदर लीचिंग हो जाता है। जो भी हम अपना दवाई या ड्रेंचिंग के माध्यम से जमीन के अंदर डालते वो हमारा जमीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहने के कारण या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी भी हुई तो वो ड्रेंचिंग करने के बाद तुरंत बारिश आने के बाद आपका जो भी एक ड्रेंचिंग है वो लीच आउट हो जाता है, यानी कि बह जाता है पानी के साथ। तो ये अगर ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है, इसमें स्टिकर का भी इस्तेमाल करना है। स्टिकर कौन सा इस्तेमाल करोगे, आपसा 80 चलेगा, ब्रेक थ्रू चलेगा, एग्री 82 भी चलेगा, किसी भी कंपनी का लो, मेरे को कोई लेन देन नहीं। तो किसी भी कंपनी का स्टिकर, हाँ, लेकिन उसमें स्टिकर, स्प्रेडर और पेनिट्रेटर वाले गुण होने चाहिए, तीनों गुण उसमें एक साथ होने चाहिए। तो इस तरीके से हम ड्रेंचिंग का फॉर्मूला बना दिए आपके लिए केमिकल प्लस फर्टिलाइजर में। अभी एक बात यहाँ पे समझ लो कि ये हमारा पहला ड्रेंचिंग हो गया। अभी आप कहोगे यार सेकंड ड्रेंचिंग कब करें, 8 दिन के बाद करके, इसके मतलब तो ये 10वें दिन पे हो गया, अब 20वें दिन पे तीसरा कर लेते। तो ऐसी ही चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी। पहला ड्रेंचिंग हमने ऑर्गेनिक का कर लिया, सेकंड ड्रेंचिंग हमने केमिकल का 10वें दिन पे कर लिया। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो ड्रेंचिंग आप कर रहे हो उसका तारीख आपको ध्यान में रखना है, कैलेंडर पे भी लिख के रखते हो तो अच्छी बात है। कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने 5 जून को आपने क्या किया, पहला ड्रेंचिंग अपना पहला केमिकल वाला ड्रेंचिंग कर दिया, तो आपको क्या करना है कि इसके ठीक 30 दिन बाद अगला ड्रेंचिंग 5 जुलाई को करना है, जिससे इन ड्रेंचिंग का इस्तेमाल करके आपको सही से प्रोडक्शन मिले। अभी आप कहोगे कि यार सेकंड ड्रेंचिंग में रोको की जगह क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि रोको तो बाद में रिपीट नहीं कर सकते, रोको का अल्टरनेटिव कुछ तो चाहिए। तो आप बाविस्टीन भी ले सकते हो अगर कोई तकलीफ ना हो आपके फसल के अंदर। बाविस्टीन ना हो अगर आपको लेड ब्लाइट की ज्यादा समस्या है, फिर डर सता रहा है, तो आप रेडोमिल का भी इस्तेमाल नीचे ड्रेंचिंग के माध्यम से कर सकते हो। या फिर किसी और यार देखो, डायरेक्ट एलेट के ऊपर मत जाना। क्या होता है, कई किसान
क्या होता है, फसल रेट देखकर वो खर्चा करते हैं। वहां पे रेट बढ़ गए तो यहाँ पे आईलेट डालने लग जाते हैं, और वहां पे रेट खत्म हो गए तो यहाँ पे स्प्रेइंग भी बंद हो जाता है। तो इस भावनिक होकर खेती नहीं करनी है। हालांकि मैं समझता हूँ कि रेट के ऊपर ही आपका सब डिपेंड रहता है, तो फिर भी वहां पे रेट कितने भी फ्लक्चुएट हो जाए, कितने भी कम नीचे हो जाए, आपको आपकी स्ट्रैटेजी आपको फसल को देखकर करनी, जिससे आपकी कहीं पे भी गलती ना हो। तो इस तरीके से रोगों का अल्टरनेटिव आप बाविस्टीन, रेडोमिल जैसे अन्य पदार्थों, अन्य फंजीसाइड को भी ले सकते हो। टाटा वानी की जगह आप इमिडाक्लोप्रिड कॉम्प्यूटर ले सकते हो, एक्ट्रा ले सकते हो, स्लेयर प्रो का भी ड्रेंचिंग चलता है। इन सब के डोज आप पूछोगे तो डोज के लिए हमने अलग अलग से वीडियो बना दिए, डिटेल में वीडियो बना दिए। इतनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपको वो वीडियो देखने पड़ेंगे, वो अच्छी तरीके से समझने भी पड़ेंगे, क्योंकि इससे भी ज्यादा डिटेलिंग में वहां पे भी जानकारी दी है। तो इस तरीके से आपका सेकंड ड्रेंचिंग कितने तारीख को होगा? 5 तारीख को, और जुलाई में। अभी आप कहोगे यार खत्म, ड्रेंचिंग हो गया, अब और सेकंड ड्रेंचिंग के बाद, सेकंड केमिकल वाला ड्रेंचिंग के बाद आपका प्रोडक्शन अच्छी तरीके से चालू हो जाता है। आपकी भागदौड़ हर दिन लगती है, क्योंकि एक दिन स्प्रे में जाता है और एक दिन हार्वेस्टिंग में जाता है। तो इस तरीके से टमाटर की खेती में आप बिजी रह जाते हो और एक चीज को भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? कि 5 जुलाई को जो ड्रेंचिंग की है आपने, उसका रिजल्ट सिर्फ आपको 5 अगस्त तक मिलेगा, यानी कि 5/8 तक मिलेगा। तो आगे का क्या है? आगे भी आपको फसल उल्टा, इसके आगे 5 अगस्त को, अगर उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा सीरियसली मत लो एकदम से। उदाहरण के तौर पर जैसे कि जुलाई में हमने ड्रेंचिंग कर दिया सेकंड वाला, थर्ड वाला ड्रेंचिंग अगस्त को रहता है, लेकिन आपने किया नहीं, आप काम में बिजी हो। तो उसमें और इम्पोर्टेंट क्यों है वो ड्रेंचिंग? जब आप ऐसे अगस्त के महीने में आप पौधा देखो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होता है, कई जगह पे उसके अंदर कुछ ब्लाइट आया होता है, कहीं पे कीटकों का समस्या आने लगता है, कहीं पे अपना टूटा सुलूटा भी होता है। तो इस तरीके से लिप माइनर जैसी समस्या आपको आने लगती है। तो वो पौधा ज्यादा बड़ा होने के कारण उसके अंदर दवाइयाँ घुसने पाती है, और वो दवाइयाँ ना घुसने के कारण, वो दवाइयाँ ना अंदर की तरफ कैनोपी के अंदर ना घुसने के कारण आपको अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में उल्टा, जब कैनोपी ज्यादा डेंस होने लगती है, ज्यादा बड़ी होने लगती है, तब और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है केमिकल ड्रेंचिंग की। तो आपको कम से कम एक ड्रेंचिंग किया करो, सस्ते में बढ़िया वाली दवाई इस्तेमाल करो। मैंने कहता आप महंगे वाले, ठीक है। सेकंड ड्रेंचिंग में आपने कोई और कीटनाशक इस्तेमाल किया, थर्ड ड्रेंचिंग में फिर से टाटा मानी का इस्तेमाल कर लेना। यार कितना पैसा लगता है, टॉनिक में तो बहुत उड़ा देते हो, अच्छी चीजों में उड़ाया है तो क्या दिक्कत होने लगा है। तो इस तरीके से आपको ड्रेंचिंग करनी है। अब अभी एक बात कहेंगे कि आप फसल को जितना रफ बना के रखोगे, रफ यानी कि क्या, मजबूत। जब हम अमीनो एसिड, इसाबियन जैसा कुछ टॉनिक डालते हैं तो वहां पे पत्तियों को नाजुकपन आने लगता है, तो उसी नाजुकपन के कारण फंगस का अटैक भी होने लगता है। तो वो अटैक अगर आपके फसल के अंदर ना हो, ऐसा आपको लगता है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको आपकी पत्तियां और जड़ों को रफ बना के रखना है। तो अगर आपके एरिया में अवेलेबल है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी कंपनी का सिलिकॉन पाउडर आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसी कंपनी का अच्छा है, सभी कंपनियों का अच्छा मिलता है। कीमत और क्वालिटी में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क तो होने ही वाला है। तो इस तरीके से आपको ड्रेंचिंग में, केमिकल ड्रेंचिंग में आपको पत्ती रफ बनाने के लिए या फिर जड़ों को मजबूती देने के लिए आप सिलिकॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात डस्टिंग का, लगे आज चलो विषय निकल चुका है, तो डस्टिंग के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, आपने ड्रेंचिंग कर दिया, ड्रेंचिंग का रिजल्ट भी खत्म होने आया और अचानक से बारिश स्टार्ट हुआ। बारिश स्टार्ट होने के बाद वो 5-6 दिनों तक लगातार बारिश गिर रहा है, और ऐसी सिचुएशन में आपको पता है लेट ब्लाइट बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ता है और आपकी फसल को खत्म कर देता है। 2 दिन भी लगातार बारिश हुई तो लेट ब्लाइट से 100% आपके पौधे गड़बड़ कर देते। तो ऐसे सिचुएशन में लेट ब्लाइट हो गया या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में डस्टिंग के लिए एक स्पेशल पाउडर आती है, कॉपर डस्ट, जो कि एक मेरे हिसाब से 25% वाली भी आती है, 5% वाली भी आती है, अलग अलग परसेंटेज में भी अवेलेबल रहती है। तो ये 25% वाली या फिर 5%, 10% वाली जो भी कॉपर डस्ट है, 50% वाला ब्लू कॉपर नहीं लेना है। तो 25% वाला जो भी कॉपर डस्ट है, उसका अगर आप ऐसे सिचुएशन में डस्टिंग करोगे, ऊपर से बारिश भी आ रहा है और ऊपर से डस्टिंग भी कर दोगे, तो आपकी फसल बचने के चांसेस 100% है। 100 का में 99 भी नहीं,
तो लेकिन इन्फेक्शन होने से पहले ये चीज होनी चाहिए, डस्टिंग। तो डस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप कहोगे कि यार मेरे एरिया में कॉपर डस्ट नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, तो लेड ब्लाइट के लिए आपको प्रोटेक्शन M45 के डस्टिंग से भी मिल जाएगा और एंट्रोकॉल के डस्टिंग से भी मिल जाएगा, लेकिन एंट्रोकॉल कॉस्टिंग में ज्यादा महंगा जाएगा। M45 सस्ते में निपट जाएगा आपके एंट्रोकॉल के तुलना में, और M45 से भी सस्ता आपका कॉपर डस्ट है, जो कि मतलब दोहरा फायदा कर देता है। लेड ब्लाइट को भी कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ आपके बैक्टीरियल ब्लाइट को भी कंट्रोल करेगा, बैक्टीरियल डिसीज को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन यहाँ पे डस्टिंग के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं उसमें डस्टिंग का एक माइनस पॉइंट भी है। क्या माइनस पॉइंट है डस्टिंग का? तो डस्टिंग करने के बाद जो भी आपकी फ्लावरिंग है वो शहीद हो जाती है, यानी कि फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाती है। तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है कि यार लगातार बारिश हो रही है, 2 दिन से स्प्रेइंग ही नहीं डाल पा रहे, इतना बारिश हो रहा है। तो ऐसे ही सिचुएशन में डस्टिंग का डिसीजन ले, और वो डिसीजन बहुत तगड़ा इसलिए हो जाता है, अभी लालची नहीं पड़ना है आपको। इतना बारिश में क्या होता है, अगर आपका फसल ही नहीं बचा, उसमें डिसीज आ गया है, तो आगे रेट बढ़ने वाले होते, क्योंकि बारिश सिर्फ आपके अकेले के खेत के ऊपर नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत फ्लावरिंग चला भी गया तो चलेगा, लेकिन पौधे को कुछ नहीं होना चाहिए। नया फ्लावरिंग आ सकता है, नया पौधा लाने में बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको डस्टिंग का भी महत्व पता होना चाहिए। इमरजेंसी में सबसे काम आने वाली यह चीज है। मैं तो इसको एक हथियार के रूप में भी देखता हूँ, जो कि हमारी फसल को बहुत मुश्किल हालात में, बारिश जैसे हालत में बचाने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारा यह जो भी एक भाग है ये खत्म होता है। इसके साथ हम आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। 1 मिलियन का टारगेट अगर आप कंप्लीट करा देते हो तो यार इससे भी कई गुना ज्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल का नॉलेज मैं आपको दूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं फ्री में दूंगा। कोई भी इसके चार्जेस नहीं होंगे, कोई भी कोर्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जिससे जैसे इस तरीके से जो बता रहा हूँ नॉलेज, उसी तरीके से आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा टारगेट है 1 मिलियन का, 10 लाख सब्सक्राइबर का। उसके लिए आपको इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। हालांकि मुझे पता है अभी जो मौसम चल रहा है, किसानों के ऊपर जो भी दिक्कतों का सामना आ रहा है, मतलब आर्थिक हो गया या फिर मानसिक हो गया, दोनों तरीके से किसान अभी मतलब दयनीय अवस्था हो गई। तो ऐसी अवस्था में अगर हम नीचे की तरफ अगर खींच गए, या फिर हमारे परिवार को कौन देखेगा। तो ऐसी हालात में थोड़ा मजबूती के साथ खड़ा होकर आपको लड़ना है। अगर आप अच्छी तरीके से नॉलेज इकट्ठा करोगे, मार्केटिंग से दूर रहोगे, तो आप इन सभी चीज़ों से बचकर अच्छी तरीके से अपनी खेती में मुनाफा कमा सकते हो। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि खर्चे में बचत होगी तो वही हमारा मुनाफा मानेंगे। बाकी रेट ज़्यादा मिल गया तो यार नसीब हो गया, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से हमारा A to Z का जो भी एक सीरीज है आगे चल रहा है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जय जवान जय किसान।